हे हेलो एवरीवन, दिस एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ आईसीएन जुडिशरी। देखिए, मिशन राजस्थान ईपीओ की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और जेजे एक्ट 2015 में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज बात करेंगे, जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। देखिए, पहले वीडियो मैंने आप सबको बताया था कि जेजे एक्ट 2015 दो तरह के बच्चों के साथ डील करता है। पहले वैसे बच्चे जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं, जिन्होंने लॉ को अवहेलना कर दी है, लॉ उन्होंने तोड़ दिया है। दूसरे वो बच्चे होते हैं जिनको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो आज जो हम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डिस्कस करने वाले हैं वो पहले तरह के बच्चों के साथ डील करता है, जो वैसे बच्चे जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं। ठीक है, तो आप सबको याद रखना है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इज लाइक अ कोर्ट। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कमेटी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक फैक्ट्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप सबकी जिम्मेवारी बनती है, समर्थ आईसीएन जुडिशरी को प्यार दीजिए, अपना सब्सक्राइब करिए, दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पिंड कमेंट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आप सबको पहले वीडियो में बताया था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के अलावा ये भी कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 किसके बारे में बात करता है, बोर्ड के डेफिनेशन के बारे में बात करता है। कहता है बोर्ड मतलब एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा जो सेक्शन 4 के तहत बनाया जाएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लोग लगे हाथ उन चीज़ों को पढ़ा करेंगे, अदरवाइज सेक्शन 2 को समझने में इतना टाइम लगेगा, डेफिनेशंस को समझने में, सिर्फ अगर उसके एक वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 में कहता है कि अगर आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाते हो ना, उसको एक ऐसा बोर्ड माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 के तहत। ठीक है, चलिए, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये उठता है कि भाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसके बारे में बात कर रहे हो? तो चैप्टर 3 जेजे एक्ट का और सेक्शन 4 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बात करता है, जो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट वन और मोर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स फॉर एक्सरसाइजिंग द पावर्स एंड डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर दिस एक्ट। आपको इस लाइन को कभी नहीं भूलना है। जब तक आप लॉ के प्रैक्टिशनर में हो, आपको पता होना चाहिए सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 साफ साफ कहता है कि उस राज्य की सरकार हर जिले में एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बनाएंगी, ताकि वैसे बच्चों के साथ डील किया जाए दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर दिस एक्ट, जिन्होंने ऑलरेडी कानून को तोड़ा हुआ है। वैसे बच्चों के साथ डील करना, उनको न्याय दिलाना, एडजुडिकेट करना उनके मैटर्स का जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के ऊपर। ठीक है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 कहता है बोर्ड मतलब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, याद रखना है। जेजेबी सेल कंसिस्ट, कौन कौन लोग होंगे उसके अंदर? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो सीएमएम या सीजेएम नहीं होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होने चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होने चाहिए, सीजेएम और सीएमएम नहीं होने चाहिए। एक मेंबर वो हो गया जिनको क्या बोला जाएगा? टू बी नोन एज प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, जिनके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, उसके अलावा 2 सोशल वर्कर्स होंगे, जिसमें एक वुमेन होगी। फॉर्मिंग अ बेंच एंड एवरी सच बेंच शैल हैव पावर्स एज पर सीआरपीसी ऑन एमएम और जेएमएफसी। देखिए क्या है, एक बोर्ड के तहत 3 लोग होंगे। एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होंगे, जो बेसिकली होंगे कौन? एमएम साहब या जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सीएमएम और सीजेएम नहीं होना चाहिए, पहली चीज। जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये बातें याद रहेंगी। जो 2 सोशल वर्कर्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक महिला होंगी। ये मिलकर एक बेंच बनाएंगे। बेंच मतलब कि भाई 3 लोग बैठेंगे ना, कम से कम एक बेंच होनी चाहिए ना कोर्ट के अंदर। ये सारी बातें हो गई। उसके अलावा कहता है जो 2 सोशल वर्कर्स आप अपॉइंट करोगे ना, उसमें से कोई भी सोशल वर्कर को हम अपॉइंट तब तक नहीं करेंगे जब तक वो हेल्थ, एजुकेशन या वेलफेयर एक्टिविटी जो बच्चों से रिलेटेड है उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो, कम से कम 7 सालों तक। तो कम से कम 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जरूरी है इन सारे फील्ड्स में सोशल वर्कर्स की अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएफसी के अपॉइंटमेंट के लिए कितने साल की एक्सपीरियंस चाहिए? तो 3 साल की। ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा या तो वो मेंबर्स प्रैक्टिसिंग प्रोफेशन में होने चाहिए विथ डिग्री इन चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशियोलॉजी और लॉ। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें, कहता है कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सिलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड। सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 कहता है कि कोई भी पर्सन, उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे एज अ मेंबर अगर वो उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और चाइल्ड राइट्स का। तो पहली चीज। आगे, अगर वो कोई भी ऐसा ऑफेंस में कन्विक्टेड हो चुका है जो मोरल टर्पिट्यूड को इन्वॉल्व करता है और वैसा कन्विक्शन रिवर्स नहीं हुआ है और ना ही पूरी तरीके से पार्डन किया गया है, तो वैसे लोगों को हम अपॉइंट नहीं करेंगे एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड जेजेबी। याद क्या रखना है, ये चीजें डील करता है आपके क्वालिफिकेशन से, ये चीजें डील करता है डिसक्वालिफिकेशन से। आगे देखते हैं और क्या क्या बात कह रखा है। कहता है इट हैज बीन रिमूव्ड or dismissed from service of the central government or state government or an undertaking or corporation owned or controlled by the central government or state government। हम वैसे लोगों को अपॉइंट नहीं करेंगे एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड जिनको डिसमिस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है सर्विस से, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर कोई भी कॉर्पोरेशन के या फिर अंडरटेकिंग के जो जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ओन करती हो। आगे, कोई भी ऐसा इंसान
जो इन्वॉल्व है चाइल्ड अब्यूज में और एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर और एनी अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इमोरल एक्ट, ऐसे लोगों को मेंबर ऑफ जेजेबी नहीं बनाएंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्ट उठा के दे देंगे कि इसमें से कौन सा एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट नहीं है। आगे कहता है सबसेक्शन 5 कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर दैट इंडक्शन ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ऑफ द बोर्ड ऑन केयर प्रोटेक्शन रिहेबिलिटेशन लीगल प्रोविजंस एंड जस्टिस फॉर चिल्ड्रेन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इज प्रोवाइडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन आप मुझे बताओ, जो एमसीक्यू में आपको कराऊंगा अभी बाद में, कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के कितने दिनों के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, जो बेसिकली 3 मेंबर्स हैं, मैं बोलूँ तीनों, जो एक बेंच में 3 मेंबर होंगे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के अलावा 2 सोशल वर्कर्स, इनका सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम या ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवाना चाहिए। तो 60 दिन के अंदर कराएगी कौन? हाई कोर्ट करवाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करवाएगी, स्टेट गवर्नमेंट करवाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाएगी। तो आंसर क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट होगा। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा टर्म ऑफ द मेंबर्स क्या होगा, वो कैसे रिजाइन करेंगे, सारी बातें स्टेट गवर्नमेंट अपना फॉर्मेट में डिस्कस करेगी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज पर द एक्ट। आगे कहता है जो अपॉइंटमेंट होगा मेंबर ऑफ द बोर्ड का एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के अलावा जो 2 सोशल वर्कर्स का आपने अपॉइंटमेंट करा है ना, उसके अपॉइंटमेंट को आप टर्मिनेट कर सकते हो आफ्टर इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को टर्मिनेट कर सकती है? उनके पोजीशन को तो नहीं कर सकते हो आप। सिर्फ 2 सोशल वर्कर्स के पोजीशन को आप टर्मिनेट कर सकते हो आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कैसे? इफ ही हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर अंडर द एक्ट, अगर कोई गलत काम करते पाए जाते हैं, मिसयूज ऑफ पावर अंडर द एक्ट। उसके अलावा फेल्स टू अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड कंसिक्यूटिवली फॉर 3 months विदाउट एनी वैलिड रीजन, बिना किसी रीजन के 3 महीने तक वो मीटिंग में नहीं आ रहे। उसके अलावा 3/4 ऑफ द सिटिंग्स इन ईयर, एक साल में 3/4 मीटिंग जितने हुए हैं उसमें नहीं आते हैं, वो बिकम्स इन एलिजिबल अंडर सबसेक्शन 4 ड्यूरिंग हिज टर्म एज अ मेंबर। आपको याद क्या रखना है ये चीजें और ये चीजें, कि अगर एक साल में 12 मीटिंग्स हुए हैं और उसमें से अगर वो 9 मीटिंग्स में नहीं आए हैं, यानी 3/4 ऑफ द मीटिंग्स या फिर सिटिंग्स इन अ ईयर उसमें नहीं आते हैं, सिटिंग्स केवल इसमें दे देगा, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन? डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, टर्मिनेट कर देंगे उनकी सर्विस को। लेकिन प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट को नहीं कर सकते आप, सिर्फ मेंबर्स को, मतलब बेसिकली सोशल वर्कर्स को। उसके अलावा अगर वो बोर्ड के 3 महीने के लगातार, मतलब 3 महीने लगातार वो नहीं आ रहे, कंसिक्यूटिवली किसी भी प्रोसीडिंग्स में नहीं आते, बिना किसी वैलिड रीजन के, तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। जेजेबी मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके हर एक लाइन से सवाल बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से, कुछ भी पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं जेजे एक्ट से ही कराने वाला हूं आपको, तो आपको याद होना चाहिए सारी बातें। ठीक है, इसके बाद पॉक्सो पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ पर्सन हु सीज टू बी अ चाइल्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। क्या कहता है? सेक्शन 5 कहता है वैसे बच्चों को हम कहां प्लेस करेंगे जो बच्चे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी चाइल्ड नहीं रह जाते हैं। चाइल्ड मतलब सेक्शन 212 में कहा हुआ है, चाइल्ड का मतलब जो सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था, पहला डेफिनेशन, चाइल्ड मतलब जो 18 साल कंप्लीट नहीं किया। तो उन बच्चों को कहां रखेंगे जो इंक्वायरी के दरमियान 18 साल कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहता है कोई भी ऐसा बच्चा जिनके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट हुई हो इस कानून के तहत और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी वो 18 साल कंप्लीट कर लेता है, तब उस बच्चे को द इंक्वायरी मे बी कंटिन्यूड बाय द बोर्ड एंड ऑर्डर्स मे बी पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन एज इफ सच पर्सन हैड कंटिन्यूड टू बी अ चाइल्ड। ये वर्ड को याद रखिएगा, क्यों अभी समझाऊंगा। सेक्शन 5 में कहा हुआ है कि चाहे तो जो जेजेबी है वो अपनी डिस्क्रिप्शन के पावर पे उसको एज अ बच्चा मान के ही उसका ट्रायल कर सकती है, चाहे भले इंक्वायरी के दरमियान उसका 18 साल कंप्लीट हो गया हो। लेकिन सब सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में सेम बातें थोड़ा सा अलग तरीके से कही हुई हैं। वैसे बच्चों का क्या, उस बच्चों को कहां रखेंगे हम, कहां प्लेस करेंगे, किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे? जिन्होंने जब ऑफेंस कंप्लीट करा था ना, तो वो 18 साल में थे, 18 साल से नीचे थे, पर जब उनको पकड़ा गया था, एप्रीहेंड किया गया था या अरेस्ट किया गया था, बेसिकली मैं यहां पे कहूं, तो वो 18 साल से ज्यादा पाए गए। मान लो मैंने आज ऑफेंस करा तो 17 साल मेरी उम्र है, पर जब मुझे पकड़ा गया तो मैं 18.5 साल का हो गया हूं, तो क्या होगा? तो आप सबको याद है मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि ये जो हम काउंट करते हैं उनके बच्चा, वो बच्चा है कि नहीं, डेट क्या है उनके बच्चा होने का, कि किस दिन माना जाएगा कि वो चाइल्ड था कि नहीं था। आपको याद है मैंने पढ़ाया था डेट ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जिस दिन जो बच्चा कमिट करता है कोई भी ऑफेंस, उस दिन उसकी उम्र क्या है वो देखा जाएगा। रादर कब अरेस्ट हुआ है, कब एप्रीहेंड हुआ, वो मैटर नहीं करता। तो सेक्शन 6 में कहता है कि चाहे तो यहां पे मे की जगह सेल यूज हुआ, तो सच पर्सन सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो सेक्शन 5 में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जेजेबी के पास कि वो चाहे तो उसको बच्चा मान सकती है, चाहे तो नहीं मान सकती है, अगर इंक्वायरी के दरमियान 18 साल कंप्लीट नहीं हो, मतलब 18 साल से ज्यादा हो गया तो। लेकिन सेक्शन 6 साफ साफ बार करता है कि आप उसको बच्चा ही मानोगे
चाहे वो 19 साल में पकड़ा है, 20 साल में पकड़ा है, चाहे जब भी पकड़ा है, उसने डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस में अगर वो चाइल्ड था तो चाइल्ड है, आपको ये मानना पड़ेगा और उसका ट्रायल एज ए चाइल्ड ही चलेगा। ठीक है, आगे कहता है द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इफ नॉट रिलीज्ड ऑन बेल बाय द बोर्ड शैल बी प्लेस्ड इन अ प्लेस ऑफ सेफ्टी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। उसको कहाँ रखेंगे अगर बेल नहीं मिलता है तो? वैसे बच्चों को चाहे वो एडल्ट ही क्यों ना हो, प्लेस ऑफ सेफ्टी में ही रखेंगे उसको। आगे कहता है शैल बी ट्रीटेड एज पर द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जो भी इस रिगार्डिंग प्रोविजन बनी हुई उसके रिगार्डिंग ही सारी चीजें डील करेंगी। तो ये बातें आपको याद रखना है सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जो मैंने आपको पढ़ाया। सेक्शन 7 कहता है प्रोसीजर इन रिलेशन टू बोर्ड। बोर्ड के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो प्रोसीजर क्या होगा, सीधे सीधे कहता है बोर्ड अपनी मीटिंग्स वैसे जगहों पे रखेगी, वैसे टाइम में रखेगी जहां पे जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस वो बहुत स्मूथ हो सके, और जितना भी प्रोसीडिंग हो वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, और वो पूरी की पूरी वेन्यू कहीं से भी कोर्ट की तरह, रेगुलर कोर्ट की तरह नहीं लगना चाहिए। क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 2 या पार्ट 3 फैम और पार्ट 3 देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। भक्षक मूवी भी एक आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, शायद उसको देखिएगा आप लोग। ये थोड़ी चीज़ आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से समझ में आएंगी, थोड़ा बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज वहां से थोड़ा आपको आएगा। एक और मूवी आई थी जो पॉक्सो से रिलेटेड आई थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मनोज बाजपेयी उसमें, देखिए ऐसा मूवीज, आपको लॉ के पर्सपेक्टिव से काफी सारी चीज़ समझ में आएंगी वहां पे। ठीक है, आगे कहता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 A child in conflict with law may be produced before an individual member of the board when the board is not in meeting। मान लो जेजेबी मीटिंग में नहीं है, सिटिंग में नहीं है, तो किसी सिंगल इंडिविजुअल मेंबर के सामने भी आप उसको रख सकते हैं। पर सिर्फ इस वजह से कोई भी सिटिंग इनवैलिड नहीं हो जाएगी कि बेंच नहीं बैठा था, सिर्फ एक इंडिविजुअल के सामने रखा हुआ था। ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग में जनरल नॉलेज है, थोड़ा सा रखा करिए। ठीक है, पूछेंगे नहीं इससे सवाल, पर आपको पता होना चाहिए। प्रोवाइजो कहता है, ये प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है, दैट there shall be at least 2 members including the principal magistrate present at the time of final disposal of the case or in making an order under subsection 3 of section 18। देखिए क्या कहता है, अगर आप फाइनल डिस्पोजल कर रहे हो किसी भी केस का, बच्चा से रिलेटेड है मान लो, या कोई भी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 18 जो एडल्ट ट्रायल के साथ डील करता है, किसी बच्चे की जब एडल्ट ट्रायल होती है, अगर कोई भी ऐसा ऑर्डर दे रहा है कोई बंदा, तो आप इंडिविजुअल मेंबर के रूप में नहीं दे सकते, आपको कम से कम 2 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट। मतलब एक एमएम साहब या सीजेएम साहब, उसके सॉरी सीजेएम नहीं, एक एमएम साहब या फिर जेएमएफसी प्लस एक सोशल वर्कर तो होना ही चाहिए जब भी कोई ऐसा आप ऐसा ऑर्डर दे रहे हो तब। मतलब सेक्शन 18 सब सेक्शन 3 के तहत आप कोई ऑर्डर दे रहे हो कि हाँ भाई इसका एडल्ट ट्रायल होगा, तो कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, या फिर फाइनल डिस्पोजल कर रहे हो तो कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। वैसे इन दोनों के अलावा किसी भी चीज में सेक्शन 7 साफ साफ कहता है कि आप उसमें एक सिंगल इंडिविजुअल भी कोई ना कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं, बशर्ते हम प्रोवाइजो में ये 2 चीजें नहीं कर रहे हों। चमका, समझ में आया? समझने में कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। आगे कहता है इन द इवेंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स द बोर्ड इन द इंटरिम ऑफ फाइनल डिस्पोजल, इंटरिम डिस्पोजल या फाइनल डिस्पोजल के समय में मेजोरिटी ओपिनियन प्रिवेल करेगा, पर अगर कोई भी मेजोरिटी नहीं बनता है तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का जो ओपिनियन होगा वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे किसकी ओपिनियन प्रिवेल करने वाली है? तो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट का। सेक्शन 8 पढ़िए क्या कहता है, जेजेबी में, जेजेबी के तहत ही है पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। पावर्स क्या होगा बोर्ड का, फंक्शन क्या होगा बोर्ड का, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? तो कहता है shall have the power to deal exclusively with all the proceedings under the act relating to children in conflict with law in the area of jurisdiction of such board। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको मैंने बताया जेजेबी बनेगा, तो उस जुरिस्डिक्शन में कोई भी ऐसा बच्चा जो दैट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, उसके रिगार्डिंग जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी होगा वो सब कौन देखेगा? जेजेबी देखेगा। आगे कहता है ये सेम पावर्स जो भी मैंने आपको बताया ना जेजेबी कर सकती है, सारे पावर जो डील करना होता है वो हाईकोर्ट के द्वारा भी डील किया जा सकता है, चिल्ड्रेन कोर्ट के द्वारा भी डील किया जा सकता है, जब भी उसके सामने प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 19 के तहत जाती है, या अपील में जाती है, रिवीजन में जाती है, कैसे भी जाती है। अगर हाईकोर्ट के पास चला गया कोई मैटर बच्चों का इन्वॉल्व है, चिल्ड्रेन कोर्ट में चला गया, तो वो सेम तरीके से करेंगे जो पावर सेक्शन हमने 8 में दे रखा है, किसके ऊपर? जेजेबी के ऊपर। ठीक है ना। द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड शैल इंक्लूड इंश्योरिंग द इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड एंड द पेरेंट और गार्जियन इन एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। ऑब्वियसली सारी इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। चाइल्ड राइट्स को क्या प्रोटेक्ट करना होगा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एप्रीहेंडिंग द चाइल्ड, इंक्वायरी, आफ्टर केयर एंड रिहेबिलिटेशन। इस चीज को समझिए। आफ्टर केयर मैंने आपको पढ़ा रखा है, 18 साल के बाद अगर कोई इंस्टीट्यूशन छोड़ देता है कोई बच्चा, तो 21 साल तक 3 साल के लिए उसको आफ्टर केयर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन ये भी कहता है कि जो बच्चों का अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करना होगा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एप्रीहेंडिंग। जब वो बच्चा अरेस्ट होता है, एप्रीहेंड किया जाता है, पकड़ा जाता है, अरेस्ट वर्ड इज नॉट करेक्ट हेयर, एप्रीहेंशन अच्छा वर्ड होगा। जब भी आप उस बच्चे को एप्रीहेंड कर रहे हो तो उस मोमेंट में भी चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। इंक्वायरी के दरमियान भी, आफ्टर केयर में भी और रिहेबिलिटेशन में भी, इन सारी प्रोसीजर्स में जो बच्चों की राइट्स है ना, वो किसी न किसी हाल में प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है एक तरीके से। आगे कहता है
इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लीगल एड फॉर द चाइल्ड थ्रू आउट द लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस। आगे जब भी लगता है बोर्ड को नेसेसरी लगता है तो इंटरप्रेटर ला सकता है, ट्रांसलेटर ला सकता है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी पेमेंट है, वो सारी चीज अपनी जगह है। आगे डायरेक्ट कर सकता है प्रोबेशन ऑफिसर, बेसिकली आईओ को यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर कहा गया है। प्रोबेशन ऑफिसर को, या फिर अगर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है अवेलेबल टू द चाइल्ड वेलफेयर, तो किसको बोलेगा? चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को या सोशल वर्कर को, कि एक सोशल इन्वेस्टिगेशन करो इस केस में और एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करो 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन बिफोर द बोर्ड टू एज सर्टेन द सर्कमस्टांसेज इन विच द एलिज्ड ऑफेंस वाज कमिटेड। ये याद रखना है। सेक्शन 8 में कहा हुआ है कि जब भी बोर्ड को लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर केस का सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए, तो या तो प्रोबेशन ऑफिसर को कह देगा जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, मान लो वो नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को या किसी भी सोशल वर्कर को कि 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करो कि बताओ इस पूरे केस के पीछे का सोशल इन्वेस्टिगेशन करके मुझे बताओ, सर्कमस्टांसेस मुझे सारी चीजें बताओ। ठीक है, बेसिकली एक चार्जशीट फाइल करो भाई, सिंपली मैं कहूं तो। लेकिन किस दिन से 15 दिन काउंट होगा? जिस दिन पहली बार वो बच्चे को आप बोर्ड के सामने प्रोड्यूस करते हो, तो उस दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको भेजना पड़ेगा, बोर्ड को बताना पड़ेगा। ये सारी बातें इसमें कह रखी हैं। आगे एडजुडिकेट एंड डिस्पोज ऑफ मैटर्स इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 14। आगे कहता है अगर बोर्ड को लगता है कि ये बच्चा सिर्फ मैटर्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ही नहीं है बल्कि इसको केयर एंड प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, तो एक रिटन ऑर्डर के बाद वो ट्रांसफर कर सकता है कमिटी को भी ये सारे मैटर्स की। भाई सिर्फ वो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ही नहीं चाहिए, यहाँ पे बच्चे को केयर एंड प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, जिसका अधिकार कमिटी के पास है, तो हम आपको ये चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके अलावा डिस्पोजिंग ऑफ द मैटर एंड पासिंग अ फाइनल ऑर्डर दैट इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द चाइल्ड्स रिहेबिलिटेशन इंक्लूडिंग फॉलो अप बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और अ मेंबर ऑफ एनजीओ एज मे बी रिक्वायर्ड। जो भी मैटर्स है डिस्पोज करेगा, फाइनल ऑर्डर पास करेगा, जिसमें बच्चे के रिहेबिलिटेशन के बारे में बात की कि बाद में कैसे उस बच्चे को हम मेन स्ट्रीम मीडिया में ला सकते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ला सकते हैं, बाद में उसकी करेगा कौन? प्रोबेशन ऑफिसर वगैरह उन चीज़ों के ऊपर काम करेगा। आगे कहता है कंडक्टिंग इंक्वायरी फॉर डिक्लेयरिंग फिट पर्सन्स रिगार्डिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, कंडक्टिंग एटलीस्ट वन इंस्पेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने एक बार बोर्ड उन एरियाज को, उन फैसिलिटीज को, रेसिडेंशियल फैसिलिटीज को विजिट करेगा जहां पे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ रहते हैं और रिकमेंड करेगा कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्वालिटी में, तो इन सर्विसेज टू द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यही चीजें मिस कर गई थी कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स कई सारे राज्यों में। भक्षक मूवी देखना आपको समझ में आएगा कि जो ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां दी गई है ना, एक विजिट हमेशा किया करो हर महीने उस एरियाज में जहां पे जो भी बच्चे रह रहे हैं, जिन भी घरों में, जिन भी शेल्टर होम्स में, जहां भी रहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं कई बार, जिसके वजह से उनका जो शोषण है वो ज्यादा होता है। ये मूवीज में दिखाई गया, एक बार देखना, दैट्स अ रियल स्टोरी। ठीक है, आगे ऑर्डर द पुलिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर फॉर ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट एनी चाइल्ड इन एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ अंडर दिस एक्ट और एनी द लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स एज कंप्लेंट मेड इन दिस रिगार्ड। ठीक है, आगे देख लीजिए, एफआईआर के लिए पुलिस को भी ऑर्डर कर सकती है सिंपली कि वो बच्चा जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी अंडर दिस एक्ट और एनी द लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स ऑन अ रिटन कंप्लेंट बाय अ कमिटी। अगर कमिटी लिख के भेजती है बोर्ड को कि सर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ, तो वो वहां पे एफआईआर के लिए भी बोल सकती है जेजेबी। आगे कोई भी ऐसा फंक्शन जो प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा अगर मान लो किसी एडल्ट जेल में अगर आपको न्यूज़ आता है कि भाई वहाँ पे किसी बच्चे को रखा गया है, तो आप उसको विजिट करिए और देखिए किसी एडल्ट जेल में किसी बच्चे को तो नहीं रखा गया है। अगर रखा गया है तो वहाँ से हटा करके उनको वापस हम कहाँ रखेंगे? जहाँ पे भी बच्चे रहते हैं। सेक्शन 9 देख लो एक बार, छोटा सा है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ए मजिस्ट्रेट हु हैज नॉट एम्पावर्ड अंडर द एक्ट। मान लो उस मजिस्ट्रेट का पावर की हम बात कैसे करेंगे, जिनके सामने बच्चे को लाया गया पर वो एम्पावर्ड नहीं है इसके अंदर कि वो उस बच्चे के केसेस को देखेगा, पर उस मजिस्ट्रेट के सामने लेके आ गए हम, तो क्या होगा? अगर मजिस्ट्रेट इंपावर्ड नहीं है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत कि वो बोर्ड के पावर्स को एक्सरसाइज करे, पर उसको लगता है कि ऑफेंस हुआ है, तो वो बिना किसी डिले के उस ओपिनियन को रिकॉर्ड करेगा और बच्चे को फॉरवर्ड करेगा उस प्रोसीडिंग्स के साथ, कहां पे? बोर्ड के पास, जहां पे भी ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। आगे इन केस अ पर्सन एलिज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस क्लेम्स बिफोर अ कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने वाला हूं मैं, आपको याद रखना है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस के लिए एलिज्ड होता है और किसी भी कोर्ट के सामने लाया जाता है अदर देन अ बोर्ड के अलावा किसी कोर्ट में लेके चले गए आप, और वो बच्चा चाइल्ड है, वो पर्सन चाइल्ड है और चाइल्ड था जिस दिन कमीशन ऑफ ऑफेंस हुआ था, और कोर्ट को भी लगता है कि ये बच्चा, जो इंसान है वो बच्चा था उस दिन पे, तो कोर्ट एक इंक्वायरी करेगी, एविडेंसेस को देखेगी। अफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस, आपको पता होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट भी पढ़े होगे तो आप सबको पता होगा। कोई अफिडेविट देके नहीं कह सकता कि सर मैं बच्चा था उस दिन, नहीं, आपको एविडेंसेस से प्रूव करना पड़ेगा। सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 के सामने, उस कोर्ट के सामने
फिर वो कोर्ट डिटरमाइन करके उस बच्चे को भेजेगी वहां पे जेजेबी के सामने। वो देखेगी कि सच में ये जो पर्सन है दैट इज एलिज टू कमिट एन ऑफेंस, पर वो जिस दिन इसने कमिट किया था ऑफेंस उस दिन वो बच्चा था, पर वो एविडेंसेस के बेसिस पे चेक करेगी। वो कोर्ट लेके जाना था जेजेबी के सामने, लेके चले गए कोर्ट के सामने, और कोर्ट के सामने उस बंदे ने कह दिया सर मैं तो बच्चा था। तो कोर्ट ये देखेगी कि सच में बच्चा था कि नहीं, उस दिन चाइल्ड था कि नहीं, 18 साल से कम था कि नहीं, पर देखेगी कहां से, एविडेंसेस के बेसिस पे। और एफिडेविट इज नॉट एन एविडेंस अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 पे भी ये चीज कहता है। आगे प्रोवाइडो कहता है कि ये क्लेम कभी भी किसी भी कोर्ट के सामने किसी भी स्टेज पे किया जा सकता है, चाहे वो फाइनल डिस्पोजल हो गया हो कोर्ट का या कुछ भी हो गया हो, एट एनी स्टेज एट एनी कोर्ट कभी भी कोई भी पर्सन ये कह सकता है कि सर द डेट आई कमिटेड द ऑफेंस आई वाज अ चाइल्ड, आई वाज बिलो 18 ईयर्स। ये बात कभी भी किसी भी ऑफेंस में कहीं पे भी जो इस एक्ट के अंदर आता है किसी भी कोर्ट के सामने कभी भी कहा जा सकता है, और कोर्ट की जिम्मेवारी बनेगी कि वो चीजों को वेरीफाई करे। तो ये डिफेंसेस लिए जाते हैं कई बार कोर्ट्स में, ठीक है। आगे कहता है अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो वो फॉरवर्ड कर देगी कहां पे, बोर्ड के पास। In case a person under this act is required to be kept in protective custody while the person's claim of being a child is being inquired into, such person may be placed in the intervening period as a place of safety। पर जब तक इंक्वायरी चल रही है कि वो इंसान 18 साल से कम था कि नहीं, तो उसको उतने दिन में हम कहाँ रखेंगे, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखेंगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से, मैंने सारी चीज़ आपको बताई। कुछ भी डाउट होता है एक बार पूछिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आगे पढ़ेंगे चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ के बारे में, जो भी प्रोसीजर है आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों के साथ जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।